दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के हथियारों के डेवलपमेंट को लेके वेस्टर्न मीडिया बीते कुछ सालों में कितना अधिक परेशान है। भारत में कोई छोटा मोटा हथियारों का भी डेवलपमेंट होता है या परीक्षण होता है तो वेस्टर्न मीडिया के अंदर इसे लेके चर्चा अवश्य होता है। और दोस्तों कोई छोटा मोटा चर्चा नहीं बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भयंकर तरीके से वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इन हथियारों को लेकर चर्चा किया जाता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत कोई बड़ा हथियार का डेवलपमेंट करे जो कि भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है और उस हथियार को लेकर वेस्टर्न मीडिया के अंदर चर्चा ना हो। दोस्तों इस बार भारत की तरफ से जिन हथियार का डेवलपमेंट या कहे तो जिस हथियार का टेस्ट किया गया वो असल में ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है। और वेस्टर्न मीडिया एक तरीके से भारत के इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पागल हुआ पड़ा है और लगातार केवल मात्र इसी मिसाइल के परीक्षण को लेकर चर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों बेसिकली ये जो चर्चा है ये ब्रिटेन के जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से सबसे अधिक किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल से ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट संभावित 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को हिट करने वाले वेरिएंट का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और दोस्तों ये परीक्षण असल में एक तीर से दो शिकार था, जिनमें पहला निशाना तो आईएनएस इंफाल को लेके था, जो कि इस परीक्षण के बाद ये कंफर्म हो गया है कि आईएनएस इंफाल अब इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। जबकि दूसरा निशाना ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों को लेके है। और इस परीक्षण के बाद ये भी साफ हो चुका है कि इंडियन नेवी के जहाजों के ऊपर ये लॉन्ग रेंज के ब्रह्मोस मिसाइल मतलब सुपरसोनिक एंटीशिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को तैनात करने के लिए ये मिसाइल भी तैयार है। बेसिकली दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से 27 नवंबर के दिन भारत के द्वारा अपने प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 15B मतलब कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से PJ-10 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों का परीक्षण किया गया। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के बारे में जानकारी असल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया है। और जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में इस परीक्षण को असल में इस श्रृंखला के छठा हल के द्वारा अंजाम देने का बात कहा गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से इसे छठा हल इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 15A मतलब कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के 3 जहाजों के बाद प्रोजेक्ट 15B मतलब विशाखापट्टनम क्लास के तीसरा जहाज है, जो कि अगर इन दोनों प्रोजेक्टों को मिलाया जाता है तो छठा जहाज होता है और इसका नाम आईएनएस इंफाल है। और जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये जो मिसाइल का परीक्षण है ये असल में जहाजों को कमीशन करने से पहले जो प्री इंडक्शन ट्रायल होता है उसी का ही हिस्सा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को लेके भी एक अजब सा ही बयान दिया गया है और बताया गया है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है मतलब भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये रशिया के P-800 ऑनिक्स मतलब 3M55 मिसाइलों के एक्सपोर्ट वेरिएंट मतलब योखोंड जिसे कि 3M55E कहा जाता है उसी के ही बेस पे बनाया हुआ मिसाइल है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के बातों को लिख के असल में जेम्स मीडिया हाउस की तरफ से भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के जो दर्जा है उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने जो व्यूअर्स है या फिर कहते हो अपने जो रीडर्स है उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ एक मिसाइल है जिसमें कि एक समय तक रशिया के काफी अधिक टेक्नोलॉजी था, लेकिन अब यहाँ पे भारत के टेक्नोलॉजी सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि फिलहाल भारत की तरफ से इन मिसाइलों में कई सारे बदलाव करते हुए इन मिसाइलों को एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों जब इन मिसाइलों को पहले डेवलप किया गया था तब ऑनिक्स मिसाइलों के बेस पे बनाया गया था, लेकिन ऑनिक्स मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल में काफी अधिक अंतर है। जहाँ पे कि अगर ऑनिक्स मिसाइल को देखा जाए तो ये मार्क 2.6 के रफ्तार में जहाँ पे आगे बढ़ सकता है तो वहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल का रफ्तार करीब करीब मार्क 2.9 है और एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंटों के रफ्तार तो इससे भी अधिक बताया जा रहा है। जबकि ऑनिक्स मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो 1.5 मीटर का है, जबकि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की एक्यूरेसी ऑनिक्स से अधिक और करीबन 1 मीटर का है। वहीं पे दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल था उसे 300 किलोमीटर रेंज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब भारत की तरफ से जो ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट या फिर कहे तो ब्रह्मोस ER का परीक्षण किया गया है ये शायद 500 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सके। हालांकि दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले ही भारत के बेड़े में 450 किलोमीटर तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल किया जा चुका है और अब भारत का जो टारगेट था वो 800 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करना था। और शायद भारत की तरफ से अब जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो 800 किलोमीटर दूर तक या उससे भी अधिक दूर तक टारगेट को निशाना बना सके। पर दोस्तों यहाँ पे परीक्षण के बाद मिसाइलों के बारे में जानकारी तो दिया गया है, लेकिन एग्जैक्टली इसके रेंज का खुलासा भारत की तरफ से नहीं किया गया। वहीं पे जेम्स मीडिया हाउस का यह भी कहना है कि भारत की तरफ से केवल मात्र कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयरों में ही इन मिसाइलों को तैनात नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भारत के बेड़े के राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास मतलब करवेकी 3 क्लास के जो फ्रिगेट है उनमें भी ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया
किया जा चुका है। इवन दोस्तों इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर के साथ साथ शिवालिक क्लास के फ्रिगेट में भी भारत की तरफ से इसे तैनात किया गया है और जो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट मतलब जो नए स्टेल्थ फ्रिगेटों को भारत के द्वारा स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है उसमें भी इन मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में आईएनएस इंपाल को लेके भी काफी कुछ लिखा गया है और जेन्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल के मुताबिक आईएनएस इंपाल प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बना तो है, लेकिन इन जहाजों को मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मतलब मुंबई स्थित इंडिया के जो गवर्नमेंट ओन शिपयार्ड है उसके तरफ से निर्माण किया गया है और ये प्रोजेक्ट 15B के 4 जहाजों में से तीसरा जहाज है जो कि जल्द ही इंडियन नेवी में कमीशन होगा। दोस्तों अगर आईएनएस इंफाल को देखा जाए तो इसका निर्माण का काम मई 2017 से शुरू हुआ और इसे अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर महीने में ही शायद इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाए। और अगर दोस्तों इस महीना ये कमीशन नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा अगले साल के जनवरी महीने तक इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस में इस जहाज को लेके और भी कई तरीके के खुलासा किया गया है और उन खुलासों में यह भी दावा किया गया है कि इस जहाज का वजन 7200 टन है, जबकि भारत में बताया जाता है कि इस जहाज का वजन 7400 टन है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज का लंबाई 163 मीटर मतलब 535 फीट है, तो वहीं पे इसका चौड़ाई 17.4 मीटर मतलब 57 फीट है। जहाज का ड्राफ्ट करीबन 6.5 मीटर मतलब 21 फीट है और इसमें प्रोपल्शन सिस्टम्स के रूप में कॉम्बाइन गैस टरबाइन एंड गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि 2 M36E गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है और 4 DT59 रिवर्सेबल गैस टरबाइन और 2 RJ54 गियर बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। जबकि इसमें 2 गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के KVM डीजल इंजन जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता 9900 हॉर्स पावर उसका भी इस्तेमाल हुआ है और 4 1 मेगावाट वाले WCM 1000 जनरेटर सेट का भी इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों इस सभी चीजों के सहारे ये जहाज 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में आगे बढ़ सकते हैं और इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 18 नॉट के रफ्तार में अगर ये आगे बढ़ता है तो इसके रेंज करीबन 8000 नॉटिकल माइल मतलब 15000 किलोमीटर होता है। जहाज अधिकतम 45 डेज तक पानी के अंदर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है और दोस्तों इस जहाज में सेफ्टी के लिए 4 रिजिड इन्फ्लेबल बोट का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि जहाज को ऑपरेट करने के लिए 300 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है जिनमें 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स होते हैं। और जहाज में रडार के रूप में इजरायली IAI के ELM-224 स्टार MF स्टार एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के RAWL-02 LW-08 L बैंड एयर सर्च रडार, ट्रमा और टाटा का तरफ से निर्माण किया हुआ सेंटर 6002 X बैंड सरफेस सर्च रडार और सोनार के रूप में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ह्यूमस NG एक्टिव फेज सोनार और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नागिन एक्टिव टो एरे सोनार है। कॉम्बैट सूट में रूप में इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम्स के रूप में इसमें DRDO के शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर दोनों में ही कैपेबल है उसका इस्तेमाल किया गया है, जबकि DRDO के नैन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सूट का भी इस्तेमाल किया गया है। डेकॉय के रूप में इसमें 4 कवच डेकॉय लॉन्चर और 4 मरीज टॉर्पेडो काउंटर मेजर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। हथियार के रूप में इस जहाज में टोटल 48 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल है, जिनमें से 4 सेट के 8 सेल वाले ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सेट है जिससे कि 32 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। और दोस्तों ये मिसाइल 70 से 110 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है, जबकि वहीं पे इसके अलावा 2 8 सेट वाले मतलब टोटल 16 ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने वाला सेल भी इसमें है। जबकि इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 4 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है। और दोस्तों अन्य हथियारों के रूप में इसमें एक ओटामलारा 76 मिलीमीटर के नेवल गन, 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ 12.7 मिलीमीटर स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन इस्तेमाल हुआ है और एयरक्राफ्ट के रूप में ये टोटल 2 हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है जो आइदर ध्रुव हेलीकॉप्टर होता है या फिर सीकिंग हेलीकॉप्टर होता है। कुल मिला के दोस्तों भारत के ये नए हथियार और नए जहाजों को देखते हुए एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया के अंदर हलचल मचा हुआ। वेस्टर्न मीडिया बीते कुछ दिनों से इस जहाज को और इस मिसाइल को लेकर काफी अधिक हल्ला मचा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये जहाज काफी ताकतवर और स्टेल्थी और मॉडर्न जहाज है, तो वहीं पे इसमें जो मिसाइल मतलब ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल लग रहा है वो केवल मात्र तेज रफ्तार में टारगेट को निशाना नहीं बना सकता बल्कि यह अचूक भी है और अब लंबे दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने में भी सक्षम है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वेस्टर्न मीडिया में भारत के इन दोनों हथियारों को लेकर इतना अधिक चर्चा क्यों है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।